Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. And guys, welcoming you all to another exam analysis video. And guys, एग्जाम एनालिसिस वीडियो की इस सीरीज में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का जो 12th ऑफ दिसंबर 2024 यानी कि आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। ठीक है गाइस, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का कोई सजेशन हो या रिकमेंडेशन हो तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप चैनल पर नए हो और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कर देना सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट कमिंग फ्रॉम अस। और जब भी हम किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आए या इस तरह की एग्जाम एनालिसिस हुआ या फिर प्रिपरेटरी वीडियोस हुआ या फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हुआ या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हुआ, इस तरह के कुछ किसी भी तरह के कोई भी अगर हम इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाएगा। सो प्लीज से वो चीज भी कर दीजिएगा। सो या नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस और देख लेते हैं किस तरह का पेपर रहा, किस तरह का आपके क्वेश्चंस पूछे गए आज के पेपर में एसएससी स्टेनोग्राफर के आज के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में। सो या लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। सो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स कैटेगरी से आ गया कि आपसे ये पूछा गया था कि जो ऋतु नेगी है वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं। सो गाइज हॉकी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था दैट अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 एज आई ऑलवेज टेल यू इन ईच ऑफ माय वीडियो कि 2011 का जो जनगणना है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड सारे ही टॉपिक कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज अच्छे से याद कर लेना बिकॉज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भर भर के पूछे जा रहे हैं इस बार एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो सारे ही टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना, बीट लाइक योर सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, अपना हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला कौन सा स्टेट हो गया, ये यूनियन टेरिटरी हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सो या कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। सो गाइज यहाँ पर हम यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं तो इट इज लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड क्वाड 2024। सो गाइस जो क्वाड होता है जो कि एक डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप होती है बिटवीन मल्टीपल कंट्रीज, जिसमें गाइस ये सारी कंट्रीज इंक्लूडेड हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। और ये जो कंट्रीज हैं ये चारों कंट्रीज साथ में मिलके इसको क्वाड 2024 को ऑर्गेनाइज करती हैं और इनको पार्टनरशिप भी फॉलो करती हैं। सो बात करें 2024 में ये जो क्वाड 24 हुआ था ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो गाइज इट हैपेंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट हैपेंड इन द यूएस। तो यूएस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द यंग इंडिया सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन द ईयर 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्यूटी इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। सो गाइज फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं कौन सी 11 ड्यूटीज होती हैं, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है टू नो कि कौन सी वो सारी ड्यूटीज हैं जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज कहलाती है। सो गाइज हमारे प्रिपरेटरी वीडियोज में वी हैव प्रोवाइडेड अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दोज फंडामेंटल ड्यूटीज, तो वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। एंड ऑप्शन में गाइज इस क्वेश्चन के ऑप्शन में दे रखा था पेइंग टैक्स, तो जो पेइंग टैक्स है दैट इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट पेइंग टैक्स इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आदि पुराण से रिलेटेड था कि आदि पुराण जो है वो किसने कंपोज किया है। सो जीना सेना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो गाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो उसमें जो भी नॉमिनेटेड मेंबर रहते हैं प्रेसिडेंट के, they do not take part in the election. So nominated member of president. Okay, next question, which article states about the members and employees of the Public Service Commission. So guys, article 318 is the one which talks about these things. So article 318 is the correct answer. और जो ये आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, it deals with the services under the union and the states, and it also empowers the president or the governor as the case may be to make regulations regarding the conditions of service of the members
एंड द स्टाफ ऑफ द कमीशन। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारा अनुच्छेद 318 के अंतर्गत आता है। Next question, who founded the Widow Remarriage Association in 1861? So guys, ये जो Widow Remarriage Association हुआ था 1861 में, it was founded by Mahadev Govind Ranade. So that is the correct answer. And ये जो act है, जो Widow Remarriage Act है, वो है आपका 1856, जिसको legalize कर दिया था, जो सॉरी विडो रिमैरेजेस को लीगलाइज कर दिया गया था बाय द विडो रिमैरेज एक्ट 1856। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि किस एक्ट के थ्रू ये चीज लीगलाइज की गई थी। Okay, next question, in which state is the World Heritage Site Basilica of Bom Jesus located? So guys, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा इज द स्टेट जहां पर जो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है, जिसको कोंकणी में अगर हम बोलें तो बोरिया जेसुची बाजिलिका बोलेंगे ये, और पोर्चुगीज में बोला जाए तो बेसिलिका दो बॉम जीसस बोलेंगे। It is basically a Catholic basilica which is located in Goa and in the Konkan region of India. So ये है आपका बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस से रिलेटेड चीजें। और यहाँ पर देख लेते हैं, Goa, the Basilica of Bom Jesus holds the moral remains of, ठीक है, वहां पर एक्चुअल में है क्या? So it basically holds the mortal remains of Saint Francis Xavier and is a Roman Catholic basilica which is located in Goa. तो ये भी चीज important है, आप याद रखना। And basically it is a part of the churches and convents of Goa UNESCO World Heritage Site. तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गरुड़ 7 से रिलेटेड है कि गरुड़ 7 एयर एक्सरसाइज जो था, इट वाज हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज, या फिर आप कह सकते हैं किसके बीच में हुआ था। सो गरुड़ वायु, ओके यहाँ पे 7 ऐड करना है, या गरुड़ वायु एक्सरसाइज जो था, एयर एक्सरसाइज, इट वाज कंडक्टेड बिटवीन द इंडियन एयर फोर्स which is IAF and the French Air and Space Force, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में इसको कंडक्ट करवाया गया था। किसके बीच में? आई रिपीट, इंडियन एयर फोर्स एंड द फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एंड दिस एक्सरसाइज इज कंडक्टेड टू स्ट्रेंथन बायलेटरल रिलेशंस, जो भी इन दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। एंड दिस एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स प्रोफेशनल इंटरेक्शन बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है, दोनों ही कंट्रीज के बीच में प्रोफेशनली इंटरेक्शन होता है और दोनों ही कंट्रीज अपने अपने एक्सपीरियंसेस भी एक्सचेंज करती हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट गरुड़ 7 एयर एक्सरसाइज। Okay, next question is, what does the word barani refer to? A reference to farming, ठीक है। कृषि की जब हम बात करते हैं तो ये जो वर्ड होता है ना बारानी, इसका मतलब होता है रेन फेड फार्मिंग। सो रेन फेड फार्मिंग इज द करेक्ट आंसर। Next question, according to census 2011, which state is the most literate state? ठीक है, now we are talking about the state. So when it comes to union territory, it's Lakshadweep, and when it's state, so it is Kerala. Okay, next question. What is the total tenure of the chairman of the National Commission for Scheduled Caste? ठीक है, which is NCSCs. तो guys, जो tenure होता है ना of the chairperson of the National Commission for Scheduled Caste, वो होता है आपका 3 साल का। और ये जो term होता है ये शुरू हो जाता है from the date of assumption of office। जैसे ही office assumption हो गया है तभी से आपका ये 3 साल का टेन्योर शुरू हो जाता है एज अ चेयरमैन ऑफ NCSC, ठीक है। इन एडिशन टू द चेयरमैन, चेयरमैन के अलावा जो NCSC होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अनदर वाइस चेयरमैन एंड 3 एडिशनल मेंबर्स, ठीक है। एक आपका चेयरमैन हो गया, एक वाइस चेयरमैन हो गया और 3 एडिशनल मेंबर हो गए। तो टोटल 5 मेंबर्स होते हैं इस NCSC में। और बात करें जो बाकी के जो मेंबर्स होते हैं अदर देन चेयरमैन, जैसे कि वाइस चेयरमैन हो गया और बाकी जो 3 एडिशनल मेंबर्स हो गए, उनका कितना टेन्योर रहता है? तो गाइज उनका भी टेन्योर 3 साल का ही रहता है। सो प्लीज नोट
this particular thing also, because this is very important. Okay, next question. The Dinesh Goswami Committee was formed in 1990. तो पहली चीज तो यही याद रखना 1990 में हुआ था. To make recommendations on what? So guys, इसका correct answer होगा आपका electoral reforms के लिए. Okay, next question. Who composed the Adi Puran? तो guys, Jina Sena is the correct answer. आदि पुराण जो है ये कंपोज करी गई थी जीना सेना के द्वारा, जो कि एक दिगंबर मॉन्क थे. And as a Sanskrit poem praising the life of first Tirthankara ऋषभ अनंथा. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. एंड बात करें आदि पुराण की, अगेन इट वाज रिटन बाय जीना सेना in S India, as in South India, and completed by his disciple Gunabhadra, who also continued the narrative in the Uttara Purana, which his own disciple Lokasena finished in C 89 892 CE. तो ये additional information है, पढ़ लेना एक बार, अच्छे से याद कर लेना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वाज रीजनल रूरल बैंक्स, जिनको हम शॉर्ट में आरआरबीज बोलते हैं और हिंदी में जिन्हें हम ग्रामीण बैंक बोलते हैं, तो इनका एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में कब हुआ था? सो गाइज, रीजनल रूरल बैंक्स बेसिकली होती क्या है, लेट मी जस्ट टेल दैट टू यू फर्स्ट. ये कुछ गवर्नमेंट ओन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होती हैं भारत में, जो कि ऑपरेट करती है रीजनल लेवल पे अलग अलग स्टेट्स में. ठीक है, इंडिया की अलग अलग स्टेट्स में रीजनल लेवल पे ये ऑपरेट करती हैं. और ये जो बैंक्स हैं, दे आर अंडर द ओनरशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके अंडर ही आता है सारा कंट्रोल. ठीक है, आरआरबीज आर टेकन अप बाय, मतलब इनका जो भी काम वाम है, जो भी रेगुलेशंस वगैरह है, इट ऑल is been taken care by the Ministry of Finance, Government of India. And yeah, sponsored bank and concert state government भी इसका ध्यान रखती है in the ratio 50:35:15 respectively. So this is the ratio between these banks. ओके गाइस, सो रीजनल रूरल बैंक्स की अब हम बात कर रहे थे, तो 1975 वाज द ईयर जब इनको एस्टैब्लिश करा गया था अंडर द ऑर्डिनेंस promulgated on 26 of September 1975. So this is the date जो कि आपको अच्छे से याद रखनी है. And under the provisions of the Regional Rural Banks Act 1976, इसको लाया गया था to develop the rural economy for agricultural trade and commerce in rural areas. इस काम के लिए इस चीज को लेकर आया गया था. ठीक है, आरआरबी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है, रूरल इकोनॉमी को डेवलप करा जाए, एग्रीकल्चरल ट्रेड को बढ़ाया जाए, ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाया जाए रूरल एरियाज में. Okay, next question. In which article of the Indian Constitution is the information given about the removal or suspension of member of the UPSC, as in the Union Public Service Commission? So guys, Article 317 is the one that talks about the removal or suspension of a member of the UPSC. ओके गाइस, अब आर्टिकल 317 की हम बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो प्रेसिडेंट होता है ना, उसके पास पावर होती है टू रिमूव और सस्पेंड अ मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट होल्ड्स दैट पावर. इसके अलावा अ मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट. Okay, information related to UPSC is given under Article 315 to 323 in Part 14. ये additional information है, इसको भी ध्यान रखना है आपको. 315 से 323 तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, that covers things related to UPSC, पार्ट 14 में है. ठीक है, और yes, is he, these are those articles जिसमें important information related to the composition, powers and functions of the UPSC members are given. Okay, next question. Dinesh Kumar Act is related to which state? So guys, state की बात करें तो हरियाणा, ईयर पूछा जाए तो 2008.
ओके, नेक्स्ट इज इन विच वाटर इज हाइड्रोक्साइड फॉर्म्ड। सो गाइस, कोल्ड वाटर हो गया और कुछ मेटल्स हो गए जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी से रिएक्ट करते हैं और ऐसे रिएक्ट करते हैं कि दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। सो कोल्ड वाटर and some metals like sodium, potassium, and calcium. Okay, go. Next question is under which the right to property was removed. So guys, जो right to property था, it was a fundamental right earlier, but later it was removed in 44th constitutional amendment. ठीक है? तो right to property जो था, it was removed from the list of fundamental rights since this right created a lot of problems in the way of attaining the goal of socialism and equitable distribution of wealth. This was the reason कि इसको remove कर दिया गया था from the list of the fundamental rights. ठीक है? And it was removed from the list of fundamental rights in the year 1978. तो आपको ये year भी याद रखना है, 1978, and by the 44th constitutional amendment. ये चीज भी ध्यान रखनी है. Okay, next is which river originates from Pushkar Ajmer in Rajasthan? Saloni River is the correct answer. Okay, so next question is who published Mahabharata in Telugu and Sanskrit? So guys, Nananya is the correct answer. Nananya was the person who had translated the Mahabharata from the language Sanskrit to the language Telugu. और जो ननन्या है, he was considered to be the first Telugu poet and translator, and he also worked on Telugu grammar. और जो फर्स्ट ट्रीटी था ऑन तेलुगु ग्रामर रिटन बाय ननन्या वाज द वर्ड आंध्रा, जिसका मतलब होता है सीना मनी. ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है. थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर रिलेटेड टू द पोएट ननन्या. Okay, next question. Where was the World Health Organization, as in WHO, meeting held in the year 2024? So WHO जो summit हुआ था 2024 का, it happened online in Berlin, Germany. और कब से कब तक हुआ था? 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक. एक थीम के साथ, उस थीम का नाम था बिल्डिंग ट्रस्ट फॉर अ हेल्दी वर्ल्ड. ठीक है, जिसमें जर्मन चांसलर ओलफ शोल्स एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रन का भी नाम शामिल है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु फाउंडेड विडो रीमैरिज? तो गाइस, जो विडो रीमैरिज था, इट वाज फाउंडेड बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर. जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं, उनको क्रेडिट दिया जाता है of introducing the practice of widow remarriages. He was the principal of Calcutta's Sanskrit College, ठीक है, and he also worked tirelessly to establish a widow remarriage culture in the nation. और सबसे पहला जो विडो रिमैरिज हुआ था, वो हुआ था आफ्टर द लॉ इन्फोर्समेंट दैट हैपेंड ऑन 7th ऑफ दिसंबर 1856. ठीक है, नॉर्थ कैलकाटा में सबसे पहला विडो रिमैरिज अगर कोई लॉ आया था तो इट केम इन द ईयर 1856 ऑन द डेट 7th ऑफ दिसंबर, जहां पे विद्यासागर मैरीड हिज क्लोज फ्रेंड्स सन टू अ विडो. ठीक है, क्लोज फ्रेंड के बेटे को एक विडो के साथ उन्होंने शादी करवा दी थी. शैटरिंग द आउटडेटेड ट्रेडिशंस, जो भी पुराने सोच ख्यालात थी उन सबको खत्म करा और ट्रांसफॉर्म करा इंडियन सोसाइटी को बेटर फ्यूचर के तरफ. सो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज द पर्सन. Okay, next is who is the author of the book Discovery of India? So guys, Jawaharlal Nehru is the one जो कि Discovery of India के author हैं and इंडिया के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर भी हैं. और नेहरू जो हैं, जिन्होंने ये बुक लिखी है ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजनमेंट, जब वो अहमदानगर अहमदनगर, ठीक है, जब वो अहमदनगर में जेल में थे. ठीक है, जब वो अहमदनगर फोर्ट के जेल में थे. जेल में क्यों थे? बिकॉज ही पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि आपका 1942 टू 1946 में चला था. तो जब उसके लिए उनको इम्प्रिजन कर दिया गया था अहमदनगर फोर्ट में, तो तब उन्होंने वहां पे इस बुक को लिखा जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया. अब ये जो बुक है, दिस बुक बेसिकली प्रोवाइड्स a broad view of Indian history, philosophy and culture from the perspective of a freedom fighter. कि अगर आप freedom fighter की निगाह से इंडिया का
हिस्ट्री हुआ, इंडिया का कल्चर हुआ, इंडिया का फिलॉसफी हुआ, वो देखोगे तो आप जानोगे कि क्या रहा था उस समय पर। Okay, next question. When was the Young India Society established? In the year 1904. Young India Society, जिसको हम हिंदी में अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से भी बोलते हैं, तो इट वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंट सीक्रेट सोसाइटी जो कि विनायक दामोदर सावरकर ने और उनके ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर ने 1904 में स्टैब्लिश करी थी. सो दैट इज ऑल अबाउट यंग इंडिया सोसाइटी. Okay, next question. Who is the winner of Pro Kabaddi League 2023? So guys, इसका correct answer होगा पुनेरी पल्टन. So पुनेरी पल्टन was the team जिसने Pro Kabaddi League 2023 जीता था और it happened on Friday 1st of March को ये मैच हुआ था और उन्होंने हरियाणा स्टीलर्स को बीट किया था फाइनल्स में with the score of 28-25. ठीक है, उस स्कोर से उन्होंने हरियाणा स्टीलर्स को बीट करा था पुनेरी पल्टन ने और चैंपियंस का क्राउन अपने सर पे एज अ ताज लगाया था. एंड इट हैपेंड वेयर इट हैपेंड, तो गाइस गाचीबोली इंडोर स्टेडियम जो कि हैदराबाद में है, वहां पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था और ये मैच खेला गया था. एंड दे आर द न्यूएस्ट ऑफ द 7 टीम्स टू विन द लीग. तो ये चीज भी आपको याद रखना है. Okay guys, so the next and the last question for today's video, who adopted the policy of blood and iron? So guys, खून, रक्त और लौह की जो पॉलिसी थी वो गियाजुद्दीन बलबन जो थे उन्होंने अपनाई थी. जो बलबन थे और जो सुल्तान ऑफ दिल्ली थे स्लेव डायनेस्टी से, उन्होंने परस्यू करा था, आई एम सॉरी, उन्होंने परस्यू करा था इस पॉलिसी को, ब्लड एंड आयरन को, जो कि अलाउ करती है बीइंग ruthless to the enemies using all sorts of methods of harshness, strictness, use of sword, shedding blood. So they use all of these methods और अंत में मार ही देते हैं. So these are the measures which were adopted to safeguard Sultanate and to keep an eye on enemies. तो ये गियाजुद्दीन बलबन is the one जिसने ये सब कुछ start किया. Okay, the stern, harsh, and violent policy adopted by Balban to suppress the internal revolts and meeting with the challenges posed by foreign invaders of Mongols is known as the policy of blood and iron. तो क्यों ये नाम शुरू हुआ, किस बैटल के साथ शुरू हुआ, मंगोल्स के साथ जो लड़ाई हुई उसके बाद से इसको नाम दे दिया गया, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है. एंड द थ्योरी ऑफ किंगशिप propounded by Balban led to the adoption of the policy of blood and iron. तो ये इसका हिस्ट्री रहा है, इस चीज का इतिहास रहा है कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का नाम कैसे पड़ा, तो प्लीज अच्छे से याद रखना. So that's it guys, that brings us to the end of today's video. Those were the very important GKGS questions, and if you liked the video and found it informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island, because this is the only platform जहां आपको समय समय पर सारे ही competitive exams से related पल पल की खबरें मिलती रहेंगी and all the important information, all the important updates and everything जो भी होगा वो हम आपके लिए समय समय पर लेकर आते रहेंगे. So आज के लिए बस इतना ही. We will see you in our next video. तब तक के लिए a very good luck to all the candidates.